आज हम एम.एन. रॉय जी का रेडिकल ह्यूमैनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये जो एम.एन. रॉय ने रेडिकल ह्यूमैनिज्म का एक आइडिया दिया है, इसके अंदर क्या है रेडिकल ह्यूमैनिज्म, और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है रेडिकल ह्यूमैनिज्म बाय एम.एन. रॉय। तो जब मैं रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करता हूँ और इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एम.एन. रॉय थे कौन। जब मैं एम.एन. रॉय की बात करता हूँ, उनका जन्म जो है वो 1887 में होता हो, 1954 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक फिलोसोफर थे, वो एक पॉलिटिकल थिंकर थे और एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। रेवोल्यूशनरी थिंकर हो गया मतलब कि क्रांतिकारी विचारों की वो बात करते थे, वो क्रांतिकारी विचार देते थे। उसके बाद वो मार्क्सिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, और खास करके ये जो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया है हिंदुस्तान के अंदर, वो इसके फाउंडर भी रहे हैं। मार्क्सिस्ट होने का मतलब और कम्युनिस्ट होने का मतलब क्या होता है? मार्क्सिज्म होता है वो विचार जिसके अंदर क्रांति की बात की जाती है, जिसके अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात की जाती है। मैं अगर आपको और सिंपल और स्पष्ट शब्दों में समझाऊं तो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म का मतलब हो गया कि एक ऐसा समाज जहां पे कोई भी सोशल हायरार्कीज ना हो, कोई भी बड़ा और छोटा ना हो, सब बराबर हो, सारा का सारा जो कंट्रोल है रिसोर्सिस के ऊपर वो सभी लोगों के हाथ में हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो लोगों के हाथ में हो, सारी की सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज, रिसोर्सिस लोगों के हाथ में हो, कोई सरकार ना हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो। उस विचार को हम कम्युनिस्ट विचार कहते हैं। मार्क्सिज्म के अंदर आता है कि वो लोग जो इस वक्त पावर में है, वो लोग जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खास करके जो अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको उन अमीर लोगों के खिलाफ एक रेवोल्यूशन करना है, उनको सत्ता से हटा देना है और एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है जहां पे कोई स्टेट ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई सरकार ना हो, सारा का सारा जो है लोगों के हाथ में हो, लोग सब बराबर हों, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हों और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपको मिलता हो। ये एक बेसिक आइडिया है मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का। पहले इसके वो बड़े सपोर्टर थे, वो बड़े मार्क्सिस्ट टाइप थे, कम्युनिस्ट टाइप थे, और खास करके हिंदुस्तान में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को उन्होंने ही लाया है। वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज के साथ जो है वो उनसे प्रभावित थे, वो लेनिन के साथ मिले थे। लेनिन जो कि एक मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनसे प्रभावित थे। लेकिन बाद में क्या होता है, वो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब कि पहले अपनी यंग एज में वो मार्क्सिस्ट हुआ करते थे, रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, उसके बाद जो है वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, एक ऐसे थिंकर हुआ करते थे, एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो रेडिकल थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसके अंदर वो रेवोल्यूशंस की बात करते थे, क्रांति की बात करते थे, मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते थे कि आज़ादी मिलेगी तो जंग से मिलेगी, रेडिकल मीन्स का इस्तेमाल करके मिलेगी। लेकिन बाद में क्या होता है, वो इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और उसके बाद जो है वो ह्यूमैनिस्ट हो जाते हैं, वो इंसानियत के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, मार्क्सिज्म को वो जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो वो वही बात हो गई कि जैसे मैं अगर अभी जवान हूँ तो हो सकता है कि मेरे आइडियाज़ थोड़े से रेडिकल होंगे, थोड़े से कट्टरपंथी होगी मेरे बीच, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो उस वक्त मेरे विचारों में भी चेंज आ जाएगा। तो वही हिसाब यहाँ पे होता है कि वो भी उनके विचार जो है बाद में चेंज हो जाते हैं। इसी के अंदर वो एक कंसेप्ट देते हैं रेडिकल ह्यूमैनिज्म का। तो जब मैं रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करता हूं, इसके अंदर आता है अ फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमनिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनलिज्म। रेडिकल ह्यूमैनिज्म के अंदर एम.एन. रॉय जो है वो उनका एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी फिलोसॉफिकल थॉट है जिसके अंदर वो इंसान के व्यक्तिगत आज़ादी की बात करते हैं, इंसान के तर्क की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, और साथ ही इंसान के सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं कि समाज के अंदर बराबरी हो, इंटरनेशनलिज्म की वो बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पे वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो रहे हैं, वो एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, व्यक्ति को किस तरह से सोशली डेवलप करना है, एक इंसान की प्रोग्रेस किस तरह से करनी है, एक इंसान के ऊपर किस तरह से फोकस किया जाए, एक इंसान को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, उस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, वो एक इंसान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो सब आता है रेडिकल ह्यूमैनिज्म के अंदर। अब हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंडिविजुअल फ्रीडम।
रेडिकल ह्यूमनिज्म में वो सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति की आज़ादी है ना, ये एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए समाज के अंदर। समाज के अंदर एक व्यक्ति की आज़ादी को जो है बचा के रखना है। एक व्यक्ति को एक समाज के अंदर आज़ादी मिलनी चाहिए और एक फंडामेंटल राइट की तरह मिलनी चाहिए। आपको पता है ना कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको सोशली डेवलप करते हैं, आपको मॉरली डेवलप करते हैं। आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी होते हैं, इसलिए उनको फंडामेंटल कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए समाज के अंदर एक इंडिविजुअल की, मतलब कि एक व्यक्ति के पास एज अ फंडामेंटल राइट फ्रीडम होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं लिबर्टी टू थिंक, मतलब कि एक व्यक्ति के पास समाज के अंदर सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं क्या सोचना चाहता हूँ, मेरे विचार क्या है, वो उन सब चीज़ों की भी आज़ादी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए एक समाज के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है टू क्रिटिकली एक्सप्रेस आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को क्रिटिकली मैं एक्सप्रेस कर सकूं। अगर मेरे अंदर कोई विचार है तो मैं उस विचार को एक्सप्रेस कर सकूं, उसको मैं आगे रख सकूं, मैं कुछ कह सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, इस चीज़ की मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है नो ऑपरेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए मेरी आज़ादी के ऊपर, मेरी व्यक्तिगत आज़ादी के ऊपर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की वो बात करते हैं। इंसान कुछ सोच सकता है, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ये इंसान के पास उसका अधिकार होना चाहिए, स्टेट को इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालनी है। उसके बाद वो इसके अंदर बात करते हैं ह्यूमन रीजन की। जब मैं ह्यूमन रीजन की बात करता हूं, इसके अंदर आता है ह्यूमन रीजन प्लस रैशनैलिटी लीड्स टू ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब कि जो इंसान का एक रीजन है, रैशनैलिटी है, उससे ही सोशल प्रोग्रेस होगी, उससे ही इंसान की प्रोग्रेस होगी, ह्यूमन प्रोग्रेस होगी। मतलब इंसान तर्क से सोच सके, राइट, रैशनैलिटी का इस्तेमाल कर सके। सारी की सारी वो सुपरस्टिशंस, वो जो डोगमा है, जो इरेशनल बिलीफ्स हैं, उसके ऊपर रीजन होना चाहिए, रीजन के तहत हर चीज को सोचना चाहिए। यहाँ पे रीजन और रैशनैलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सुपरस्टिशन है जिसको हमारे समाज के अंदर सब लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से 100-200 साल पहले सती प्रथा सिस्टम कॉमन हुआ करता था हिंदुस्तान के समाज में। यहाँ पे क्या होता था, वो औरत जिसका पति मर जाता था उसको उसके पति के चिता के ऊपर, फ्यूनरल के ऊपर जला दिया जाता था। ये कहा जाता था कि जो औरत अपने पति के मरने के बाद पति के साथ खुद भी जल जाती है उसको पाक माना जाता था, उसको उसकी चैस्टिटी का प्रूफ वहां पे लिया जाता था कि कितनी शुद्ध है वो, उसकी काफ़ी इज्जत होती थी। तो कहा जाता था कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत को भी अपने पति के साथ मर जाना चाहिए, मतलब फ्यूनरल पे उसको जला दिया जाता था। ये सती प्रथा सिस्टम हुआ करता था हमारे समाज में। लेकिन अगर आप अपने लॉजिक से सोचो तो क्या आपको लगता है कि ये सही था? अगर आप अपने रैशनैलिटी से सोचो, रीजन से सोचो, तो क्या आपको लगता है कि ये सही था? एक और आपको एग्जांपल मैं देता हूं। हमारे समाज के अंदर क्या होता था, अभी भी होता है, कि वुमेन्स को, लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये कहा जाता है कि लड़कियों का काम जो है वो चार दीवारी के अंदर है, लड़कियों को अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए, पर्दा सिस्टम होना चाहिए एंड ऑल। ये जो सुपरस्टिशंस है, क्या आपको लगता है कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि लड़कियां जो है वो लड़कों के इतनी काबिल नहीं होती है? तो आपको, जब आप रीजन से सोचते हो, रैशनैलिटी से सोचते हो, उस चीज की यहाँ पे बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी सुपरस्टिशंस हैं, हमारे समाज के अंदर जितने भी इरेशनल बिलीफ्स हैं, डोगमास हैं, हमारे समाज के अंदर जितने भी वो मिथ हैं, इन सब से ऊपर उठ के इंसान को रीजन के तहत सोचना चाहिए, अपना दिमाग लगा के सोचना चाहिए, रैशनैलिटी के साथ सोचना चाहिए। उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाती है, इंडिविजुअल की इक्वालिटी की बात की जाती है। मतलब कि ह्यूमन डिग्निटी हो गया कि इंसान की इज्जत को बचा के रखा जाए, इंसान के गौरव को बचा के रखा जाए, इंसान के पास उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके पास गौरव होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका मजहब क्या है, कास्ट क्या है, रेस क्या है। मतलब इन सब चीज़ों के इरिस्पेक्टिव कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो किस मजहब से आता है, कौन सी छोटी या बड़ी कास्ट से आता है, उसका कलर क्या है, इसके बजाय इंसान की इज्जत को बचा के रखना, इंसान के पास उसकी एक इज्जत होनी चाहिए, गौरवशाली जिंदगी जीने का सौभाग्य उसके पास होना चाहिए। उसके बाद इसके
अंदर आता है नो डिस्क्रिमिनेशन सोशल इनइक्वालिटीज, मतलब कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, समाज के अंदर कोई इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, समाज बटा नहीं होना चाहिए कि ये अपर कास्ट के लोग हैं, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, उस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अंदर आता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, कि स्टेट से रिलीजन को सेपरेट कर दो, मतलब कि हमारे देश के अंदर रिलीजन जो है उसका स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन को हमारी सरकार के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सरकार अपना काम करेगी, स्टेट अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, कानून बनाएगी, उसके ऊपर काम करेगी, मजहब अपना काम करेगा, मजहब को स्टेट के अंदर कुछ नहीं लेना देना और स्टेट को मजहब के अंदर कुछ नहीं लेना देना, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और स्टेट किसी भी मजहब को, किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी, सभी रिलीजन जो है वो इक्वली काम करेंगे, सभी रिलीजन्स के बीच जो है वो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, सब रिलीजन जो है वो आराम से रहें, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को भी हमें रिस्पेक्ट करना है। मतलब अगर कोई बौद्ध धर्म का इंसान है, उसके धर्म के प्रति भी हमारे पास उतनी ही रिस्पेक्ट है, अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है उसके लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है उसके लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, हर मजहब के लिए रिस्पेक्ट है, हर एक कल्चर के लिए रिस्पेक्ट है, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग डाइवर्सिटीज को यहाँ पे प्रिजर्व करना है, उस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। साथ ही साथ रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाती है कि हर व्यक्ति, वही मैं जैसे बोल रहा हूं आपको कि हर व्यक्ति के पास अपने मजहब को मानने की आजादी है, अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है तो वो कर सकता है, अगर वो तिलक लगा रहा है तो वो लगा सकता है, मुस्लिम टोपी पहन रहा है उसको कोई टोपी पहनने से नहीं रोक सकता, कोई अगर बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का व्यक्ति या पारसी धर्म का व्यक्ति अपने मजहब को प्रैक्टिस करता है तो उसमें क्या क्या गलत है, वो कर सकता है। इंडिविजुअल के पास रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस, कि हमें एक टॉलरेंस प्रमोट करनी है, सहनशीलता प्रमोट करनी है, हमको एक सहना सीखना है, हमें जो है वो अलग अलग मजहब के लोगों को आपस में जो है कॉपरेशन बिल्ड करना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, वो चीज, उस चीज की यहाँ पे बात होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे समाज के अंदर एक इंडिविजुअल का सोशली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक इंसान को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से करना है? शिक्षा प्रोवाइड करनी है, उसको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, ताकि वो जो है अपने अंदर ये सब गुण डेवलप कर पाए, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उसके अंदर रीजन को डेवलप किया जा सके, उसके अंदर तर्क को डेवलप किया जा सके, उसको इंसानियत सिखाई जा सके। हमारे समाज के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम भी यही होना चाहिए कि इंसान की वेलफेयर के लिए वो काम करें, इंसान की इंपावरमेंट के लिए वो काम करें, इंसान को जो है एक इंडिविजुअल के ऊपर वो फोकस करें, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके रखें, इंसान की इज्जत को बचा के रखें। ये सब काम इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए। एजुकेशन के थ्रू सोशली ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए इंडिविजुअल को, समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, सोशल रिफॉर्मर्स को हमारे समाज के अंदर जितनी भी सुपरस्टिशंस हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उस चीज की यहाँ पे बात होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट के अंदर देखा था कि वो भी इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि हमें इंटरनेशनलिज्म के ऊपर विश्वास करना है, मतलब कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो एक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारे बॉर्डर्स क्या है, हमारा देश कौन सा है। मैं अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति हूं, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, तो हम दोनों के बीच एक कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम सब दुनिया के लोग एक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारी जात, हमारी पात, हमारा मजहब, हमारा देश। ये नहीं होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं बाकी देशों के लोगों के साथ जो है नफरत करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ग्लोबल कॉपरेशन होनी चाहिए, मतलब कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच एक कॉपरेशन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है सॉलिडरिटी अमंग नेशंस, अलग अलग देशों के बीच एक सॉलिडरिटी होनी चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। उसके बाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, पीसफुली सारे देश आपस में रहते हों, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे देश को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे देश के कल्चर को रिस्पेक्ट दी जा रही है, लोगों को रिस्पेक्ट दी जा रही है, उस चीज की यहाँ पे बात होती है। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं हमारे रेडिकल ह्यूमनिज्म के अंदर। एम.एन. रॉय जिस रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो शायद आपको अब आइडिया हो गया होगा कि रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या था। मतलब रेडिकल होता है किसी चीज के एक्सट्रीम पे चला जाना।
किसी चीज के अंदर कट्टर हो जाना। और तो रेडिकल ह्यूमनिज्म के अंदर किस चीज की बात की जा रही है? इंसान की आजादी की बात की जा रही है। इंसान को किस तरह से सोशली डेवलप करना है, इंसान के अंदर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरीके से एम एन रॉय जो है अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।